dear students, today once again we are going to consider 20 questions from the series of literary device regarding TGT PGT preparation. So let us see question number 112. This critic was an important member of the Rhymers Club where he became a close associate of W.B. Yeats. Which critic is being referred to here? तो यहाँ पर पहले ये बता दें कि राइमर्स क्लब क्या है। ये लंदन बेस्ड एक मेल पोइट्स का संगठन जिसमें एंथोलॉजीज की रचना हुई और इसका W.B. यीट्स जो है फाउंडर थे, जिन्होंने 1890 में इसको स्थापना की और एंथोलॉजीज लिखने में और जो क्रिटिक थे सहायता किए राइटर्स, उसमें मेनली W.B. यीट्स और अर्नेस्ट राइस और लायनल जॉनसन वगैरह थे, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा लायनल जॉनसन यानी सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, इन विच ऑफ हिज थ्योरी डिड डॉक्टर जॉनसन बिलीव दैट ऑल आर्ट वाज एन इमिटेशन ऑफ नेचर? अनुकृति का सिद्धांत तो माइमेटिक थ्योरी है, प्रैग्मेटिक थ्योरी, बैलेंस थ्योरी, द प्रोड्यूस। तो माइमेटिक थ्योरी को अनुकरण का सिद्धांत कहते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा द माइमेटिक थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 114, ए रेफरेंस टू कैरेक्टर्स एंड इवेंट्स ऑफ माइथोलॉजी मीन्स कि पात्रों का या घटनाओं का एलेगरी में विशेष रूप से इसका प्रयोग होता है माइथोलॉजी में, लेकिन जो कैरेक्टर और इवेंट्स का रेफरेंस होता है उसको एल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूशन, संकेत, प्रतीकों के माध्यम से। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 115, अफेक्टिव फैलेसी वाज यूज्ड बाय अमेरिकन क्रिटिक्स विमसेट एंड बियर्डस्ले। तो विमसेट के साथ बियर्डस्ले थे, कई बार इस पर चर्चा की है, इसलिए आप देखें कौन था, विमसेट और बियर्डस्ले, यानी इसका कौन होगा? बियर्डस्ले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 116, एफेसिया डिनोट्स। एफेसिया एक लैंग्वेज डिसऑर्डर है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी कि सी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, बैलेज लेटर्स मीन्स ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, मास्टरपीस वॉज लेटर राइटिंग इन प्रोज। गद्य में जो लेखन होता था हल्के स्तर का, उसको लाइटर राइटिंग्स कहते थे, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूजिकल फोर्स पॉपुलर इन 18th और 19th सेंचुरी इंग्लैंड इज बारबेट, क्लैरियट, एक्सियम। देखिए और नन ऑफ दीज, तो इसमें जितने और भी हैं वो सारे प्लेटफॉर्म, बारबेट और क्लैरियट ये संगीत से जुड़े हुए हैं। एक्सियम कहते हैं, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है स्वयं सिद्ध, और नन ऑफ दीज, इसलिए म्यूजिकल फोर्स पॉपुलर जो 1890 उसको नन ऑफ दीज, यानी इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। क्या होगा? नन ऑफ दीज, ये डी। इसके बाद कहते हैं ह्यूमनिज्म इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन रोमांटिसिज्म, रेनेसा, क्लासिज्म, नियो क्लासिज्म। तो बीए में ही आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो ह्यूमनिज्म है मानवतावाद, पुनर्जागरण में मानवतावाद, साहित्य के पुनर्जागरण में, कला के पुनर्जागरण में, रिवाइवल ऑफ लिटरेचर में ह्यूमनिज्म का बहुत बड़ा रोल है। ये जो है वैसे तो 14th सेंचुरी में सन, जो आप कई बार हमने इस पर चर्चा की है क्लास में भी, तो जो आपने देखा कि इसमें जो फ्रांसिस्को पेट्रॉर्क है जिसका जन्म जो है 1330 में आप लोग ने सुना होगा 14वीं शताब्दी में, और 1374 था। तो इसने जो है इस पर जो लिखा है वो इसका प्रयोग बाद में सबसे ज़्यादा एरास्मस ने किया। तो ये फ्रांसिस्को जो था वो इटालियन राइटर था,
इसमें बल दिया गया कि जो चीज़ मानवता का पक्ष है, दृष्टिकोण, वो रिवाइवल में, साहित्य में के पुनर्जागरण में, रिफॉर्मिंग, जिसको रिफॉर्मेशन कहते हैं, रेनेसा के साथ साथ जब हम रिफॉर्मेशन की बात करते हैं तो उसमें मानवतावाद का चित्रण की वकालत की गई। उसको हम ह्यूमनिज्म के अंतर्गत रेनेसा में रखते हैं, क्योंकि रेनेसा के साथ साथ ही ह्यूमनिज्म चला रिफॉर्मेशन के तहत, एक रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया के तहत। फिर आता है हु वाज द फाउंडर ऑफ द सिस्टम ऑफ फिलॉसफी पॉजिटिविज्म। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पॉजिटिविज्म है, जिनका नाम आपने सुना होगा कि एक आगस्ट कॉम्टे थे। कौन थे? आगस्ट कॉम्टे, जिन्होंने इस बात पर बल दिया कि जो ज़रूरत है कि व्यवहारिक ज्ञान, किसी भी चीज़ को समझने के लिए व्यवहारिक सिद्धांत सबूत होने चाहिए। मानव ज्ञान में व्यवहारिक जो साक्ष्य है, मानव के ज्ञान में, मानव ज्ञान है तो व्यवहारिक साक्ष्यों की बहुत ज़रूरत है। तो इससे क्या है कि ये क्लियर हो जाए कि जो ये फिलॉसफी पॉजिटिविज्म की है, ये समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा समाज को एक दिशा देगी। तो सिस्टम ऑफ फिलॉसफी पॉजिटिविज्म जो था, इसने जोर दिया कि व्यवहारिक साक्ष्य होने चाहिए मनुष्य के जो ज्ञान है उसमें। ये नहीं, सकारात्मक भाव, वो सकारात्मक भाव जो व्यवहारिक पक्ष को पुष्ट करते हो, ये नहीं कि केवल प्रैक्टिकल नॉलेज को भी पुष्ट करते हो। इसकी वकालत की आगस्टा कॉम्टे ने, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा आगस्टा कॉम्टे। कौन होगा? आगस्टा कॉम्टे। फिर आता है व्हाट इज मेंट बाय सिंग सॉन्ग टोन। देखिए, सिंग सॉन्ग टोन जो है ये बच्चों की बोरिंग टोन को कहते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, नोट कर लें, बोरिंग चाइल्डिश टोन। क्या होगा? बोरिंग चाइल्डिश टोन। इसके पश्चात व्हाट इज सेस्टिना। सेस्टिना जो होता है ये द अदर नेम फॉर ए सोनेट, द ओल्ड इंग्लिश वर्ड सेस्टा, ए कोर्टली विट, ए कॉम्प्लेक्स फ्रेंच लिरिकल फॉर्म। तो मैंने आपको इस पे क्लास में भी बताया था कि जो ये कॉम्प्लेक्स फ्रेंच लिरिकल फॉर्म है उसको सेस्टिना कहते हैं, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा ए कॉम्प्लेक्स लिरिकल, जो ये फ्रेंच फॉर्म है, मतलब ये वाला। और उसके पश्चात प्रश्न आता है हु यूज द टर्म ड्राई एज जस्ट फॉर द एंटीक्वेरियन और हिस्टोरिकल रिसर्च। तो ये ड्राई एज जस्ट यानी बोरिंग, ये एक प्राचीन जो एंटीक्वेरियन थे या ऐतिहासिक शोधकर्ता, वो उसमें कार्लाइल ने इस टर्म को सबसे पहले यूज किया, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा कार्लाइल। क्या होगा? कार्लाइल। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज मेंट बाय एक्सप्रेशन होमरिक फाइट। तो देखिए, होमरिक फाइट जो ट्रोजन वार था, जिसमें युद्ध कौशल में बहुत होमर ने इलियड और ओडिसी में वर्णन किया योद्धाओं का, तो होमरिक फाइट एक ग्रेट फाइट थी। इसको क्या कहेंगे? अ ग्रेट फाइट। इसका आंसर होगा ए। अब क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं हम लोग। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 125, विच टर्म was used by Emile Zola and other French writers to distinguish their methods from the realism of Balzac and Flaubert। तो ये जो टर्म है एमिली जोला और अदर फ्रेंच राइटर्स ने, ये भेद अंतर बताने के लिए कि उनकी जो पद्धति है, जो तरीका है फॉर्म वो रियल यथार्थवाद जो बाल्जाक और फ्लाबर्ट का है उससे कैसे भिन्न है, उसको नेचुरलिज्म कहते हैं।
क्या कहते हैं, नेचुरलिज्म, जिसमें नेचर को ही सर्वे सर्वा बताया गया, इस अर्थ में कि साहित्य में नेचुरलिज्म का मतलब नेचुरल, नेचर हैज द पावर, नेचर हैज द फोर्स, ये बताया गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, व्हाट इज दैट डिवाइस बाय विच ए राइटर एक्सप्रेसेस ऑलमोस्ट द अपोजिट मीनिंग टू व्हाट ही ऑस्टेंसिवली स्पीक्स। तो जब अपोजिट मीनिंग होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, आयरनी, अर्थात व्यंग्य जो बोला जाए उसमें आयरनी, क्या बोलते हैं, आयरनी, और उसका डीपर मीनिंग कुछ और हो, जो लिटरल मीनिंग से फिगरेटिव मीनिंग भिन्न हो, उसको आयरनी कहते हैं। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 127, व्हाट इज दैट डिवाइस बाय विच नॉन ह्यूमन एंड नॉन लिविंग नेचर इज क्रिएटेड विद ह्यूमन इमोशंस। मानवीय संवेदनाओं के साथ जो निर्जीव या जो नॉन ह्यूमन है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, या नॉन लिविंग नेचर है, जो जड़ है प्रकृति, उसको ह्यूमन इमोशंस के साथ जोड़ दिया जाए, अर्थात जैसे द अर्थ इज वुंडेड, तो द अर्थ हैज वुंड, तो पृथ्वी को घाव का भाव महसूस हो। नेचर को जब एक दयनीय भ्रांति, इसको कहते हैं हिंदी पर, जिसको हम कहते हैं कि नेचर को ये महसूस हो, जिसको किसने, रस्किन ने इसको इन्वेंट किया, किसने किया, रस्किन ने। तो इसलिए पैथेटिक फैलेसी बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 128, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू मीन ए सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून इन ए प्ले आर स्टोरी। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन है, हेमेरसिया, कैथारसिस, नेमेसिस और बेथास। ये हेमेरसिया आपको पढ़ा चुके हैं, ट्रेजिक फ्ला, कैथारसिस परगेशन ऑफ फीलिंग्स, नेमेसिस में जो उसका पर्टिकुलर एक विषय विशेष उसका के नाम क्या था, बेथास एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं, जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रम होता है। तो इसलिए कोई भी ऑप्शन नहीं, इसलिए प्रश्न में ऑप्शन गलत है। तो सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून को हम कहते हैं पेरिपेसिया, और आप सब जानते हैं कि जो पेरिपेसिया है वो एक सडन चेंज ऑफ फॉर्च्यून, करेक्टर का फॉर्च्यून, उसके जीवन में एनी एक सडन चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं पेरिपेसिया। इसलिए इसका आंसर आप लोग पेरिपेसिया कर लें। मैं यहाँ पर लिखे भी दे रहा हूँ, क्या होता है, पेरिपेसिया। ध्यान से देखिएगा, पेरिपेसिया क्या होता है, पी, उसको कहते पेरी, चलिए पेसिया, पेरिपेसिया, ठीक है, पेरिपेसिया। इसलिए चलिए इसको अब नहीं ऐसे, तो आपको बता दिया, सुन करके समझ लें, ऐसे बन नहीं पा रहा। तो पेरिपेसिया यानी सडन चेंज इन सर्कमस्टांसेस या रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांसेस कहते हैं। अ प्ले विच इज यूजुअली रिटन टू बी रेड रादर देन एक्टेड और परफॉर्म्ड इज कॉल्ड, आप जानते हैं, क्लोजेड ड्रामा, जिसमें गा करके केवल होता है, परफॉर्मेंस नहीं होती, इसलिए क्या होगा, क्लोजेड ड्रामा। इसका एप्रोप्रिएट आंसर क्लोजेड ड्रामा। फिर क्वेश्चन नंबर 130, व्हाट इज द चीफ पर्पज ऑफ इंटरल्यूड्स। तो इंटरल्यूड्स जो प्ले में बीच बीच में विशेष रूप से जो प्री एलिजाबेथन प्लेज थे, चाहे वो मिस्ट्री प्लेज हो, मॉरल प्लेज हो, उनमें आप देखते थे उस प्रकार का प्रयोग बीच बीच में जो दर्शकों के मनोरंजन के लिए रखा जाता था, वो इंटरल्यूड पार्ट कहलाता था, उसको एम्यूजमेंट, क्या कहते हैं, एम्यूजमेंट। इसलिए इसका आंसर होगा एम्यूजमेंट। क्या होगा, एम्यूजमेंट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है
kill the boys and the luggage. This statement wherein kill is incorrectly related to the second object. तो मैं आपको बताना चाहूँगा kill the boys and the luggage. अब इसमें बड़ा अटपटा सेंटेंस है। wherein kill is incorrectly related to the second object. क्या किल का लगेज से कोई मतलब है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक सोलेसिज्म, सोलेसिज्म कहते हैं लिटरेचर में एक प्रमाद यानी ग्रामेटिकल एरर, जिसमें आप गलती करें, ग्रामेटिकल स्पूनरिज्म भी गलती होती है। स्पूनरिज्म में आप शब्द को उल्टा, स्पूनरिज्म में भी उल्टा कहते हैं। जैसे वे है तो हमने कहा बार्ड, आपने उसको कह दिया डार। फिर पन तो डिवाइस है, फिगर ऑफ स्पीच में प्ले ऑन वर्ड्स है। जिग्मा में 2 जो नाउन ऑब्जेक्ट हों, वर्ब जो है एक से सुटेबल बैठे उसका अर्थ, और दूसरे वर्ब से न बैठे। जैसे ही टुक लीव और ही टुक टोस्ट, तो टुक लीव और टुक टोस्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उसने टोस्ट खाया और लीव ली, तो लीव के अर्थ में आया। अब क्रिया एक और पक्ष एक आया, तो जिग्मा में क्या होता है, योग कहते हैं। यानी 2 जो नाउन्स हैं वो उनमें से वर्ब के साथ एक सुटेबल बैठे, उसको जिग्मा कहते हैं। लेकिन इस वाक्य में आप देख रहे हैं किल द बॉयज, ये स्पूनरिज्म, सोलिसिज्म, पन, इसको स्पूनरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? 131 में आपको समझाना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। 131 में स्पूनरिज्म भी उल्टा तो सोलिसिज्म कहते हैं, यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक, जिसको कहते हैं क्रिएट एम्बिग्यूटी, यानी अस्पष्टता क्रिएट कर दें। किसमें? मीनिंग में। और इसमें जो एक थे आर्किड, और 1842 में एक आर्किड बॉल्ट करके नाम था, जिन्होंने इसको इनोवेट किया। ग्रामेटिकल जो डिसऑर्डर, अर्थात जिसमें ग्रामर का एरर की जाए जानबूझकर, उसको सोलेसिज्म कहते हैं। अर्थात त्रुटि, और वो भी त्रुटि प्रमाद बस जानबूझ करके उसमें कर दिया जाए, उसको सोलेसिज्म कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आपने ए लगाया। आज फिर 20 क्वेश्चन हो गए। अब अगली सीरीज में हम और 20 क्वेश्चन इसमें नए वीडियो में देंगे। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी से प्रिपेयर भी कर लें और इसी से टेस्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।